एक जज्बा सारी दुनिया को जोड़ने का, बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। टच स्क्रीन, डुअल सिम, 8 मेगापिक्सल कैमरा, ₹35,250। हेलो। अच्छा सुनो, डॉक्टर कह रहे हैं मुन्नी को हॉस्पिटलाइज करना होगा तुरंत। 35,250 लगेंगे। तो मैं घर से निकल रही हूँ, तुम वहीं आ जाना। हाँ ठीक है। हेल्थ गया तो वेल्थ गया। मेडिकल इमरजेंसीज आपके सपनों को चूर चूर कर देती है। स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी आपके सपनों को बनाए रखे, क्योंकि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आपका वेल्थ इंश्योरेंस है। Vibrant colors, quirky designs, stylish furniture. Your favorite home decor exhibition is back. Visit the 4X Fair. हमारे साथ है प्रभुदास लीलाधर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हेड अजय बोरके, और अजय ने इनफैक्ट एक इंडिया स्ट्रेटेजी रिपोर्ट भी निकाली है। अजय, आपकी रिपोर्ट पढ़ रहे थे, यूएस मार्केट के साथ यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जिस तरह के क्यूज देखने को मिले हैं, ऑफ लेट डेटा कुछ बेहतर देखने को मिला है, लेकिन नैस्डैक हो, S&P, इवन डाउ, वहां पर स्ट्रेंथ वापस लौट कर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ग्लोबल मार्केट्स में बेहतरी के साइंस दिखने लगे हैं, जिसका कहीं ना कहीं रिपल इफेक्ट फिर इमर्जिंग मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स पर भी आगे काफी मजबूती से पड़ेगा? आई थिंक अगर हम यूएस में देखें तो वहां पे अनयूजुअली वार्म विंटर मंथ्स थे, और उसके कारण दिसंबर से फरवरी तक हमने रिटेल सेल्स में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी बूम देखी। लेकिन जैसे हम फरवरी के बाद आए, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई में, तो जो स्प्रिंग सीजन था वहां ये पाया गया कि वहां पे जो जॉब क्रिएशन था वो काफी घट गया। तकरीबन 2 लाख जॉब्स पर मंथ से वो तकरीबन 75,000 तक आ गया, और इसका कारण ये था कि विंटर्स वार्म होने के कारण काफी सारे सेल्स पहले शिफ्ट हो गए थे। अगर हम जुलाई में देखें तो जुलाई में जो जॉब क्रिएशन है वो काफी स्ट्रांग हो गई है। तकरीबन मेरे ख्याल से 1,60,000 जॉब्स का क्रिएशन है। लेकिन फिर भी जुलाई 42nd मंथ है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में 8% से ज्यादा रहा है, और वहां पे हमें मालूम है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं, और इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर एनी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई होए। सेकेंड पॉइंट है कि ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर अनएम्प्लॉयमेंट दिखेंगे तो ब्रॉडर अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 15% है यूएस में। तो आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट विल बी अ वेरी बिग इशू इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, एंड दैट विल बी द की इशू ऑन विच द इलेक्शंस कुड टर्न। दूसरा इशू है कि 1 जनवरी से यूएस में व्हाट इज मोस्ट टॉक्ड अबाउट इशू इज अ फिस्कल क्लिफ, यानी कि जो बुश इरा के टैक्स कट्स थे वो टैक्स कट्स जाने वाले हैं और ऑटोमेटिक स्पेंडिंग कट्स आने वाले हैं। लास्ट ईयर जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में फाइट हुआ था तो वो कंसेंसस नहीं कर पाए कि कौन से क्या टैक्स इंक्रीजेस करने हैं या स्पेंडिंग कट्स करना है। तो $1.2 ट्रिलियन के टोटल जो स्पेंडिंग है वो नेक्स्ट 10 इयर्स तक उनको ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। और आईएमएफ ने लास्ट वीक ही चिंताजनक रिपोर्ट निकाली है कि अगर आपने फिस्कल क्लिफ को क्लॉबैक नहीं किया तो in the worst case scenario, around 3.9% of American GDP in the year 2013 could get shaved off. तो overall I think मेरे ख्याल से यूएस में जो इनिशियल इंप्रूवमेंट था इकोनॉमी में, वो द साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट वी क्लियरली आर सीइंग सॉर्ट ऑफ वेनिंग ऑफ एज वी गो फॉरवर्ड। जी, तो ऐसे में अजय ये बताइए कि अब इंडियन मार्केट्स पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है, आपको क्या यहाँ पर तेजी और आगे बढ़ती हुई, बरकरार रहती हुई दिख रही है? या आई थिंक इंडियन मार्केट में क्लियरली हमने देखा है कि ईयर टू डेट इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एफआई फ्लोज। तकरीबन $10.5 बिलियन इंडिया में आए हैं, और यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, डिस्पाइट दोज प्रॉब्लम्स इतना पैसा आया है। तो इसका कारण इसेंशियली ये है कि ग्लोबली लिक्विडिटी इज स्लॉशिंग अराउंड, एंड बोथ इन यूरोप, अमेरिका एज वेल एज इन द अदर डेवलप्ड पार्ट्स, दैट इज जापान, the interest rates are at historical lows and a global risk on rally is on. That's why despite macroeconomic problems India में पैसा आ रहा है, लेकिन इंडिया में
काफी होप्स भी रिवाइव हुए हैं। जो नए वित्त मंत्री है उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी है और जो पॉलिसीज की तरफ उन्होंने दर्शाया है, वहां से लोगों को लगता है कि जो लॉन्ग पेंडिंग फिस्कल कंसोलिडेशन के रिफॉर्म्स है, यानी कि जो प्रणब दा ने कहा था कि आप सब्सिडीज 2% तक सीमित रखेंगे इस साल, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। हमने डीजल डीकंट्रोल नहीं देखा है, हमने यूरिया प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं देखी है, हमने एलपीजी में पर फैमिली नंबर ऑफ सिलेंडर्स को सीमित रखने की जो बात है उस पर भी कोई आगे हमने वी हैव नॉट सीन एनी मूवमेंट। आई थिंक मार्केट इस होप में है कि नए वित्त मंत्री जिनके रिफॉर्मेंस क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, वो इन 3 मेजर्स पे कुछ कॉन्क्रीट प्रोग्रेस दिखाएंगे। If there is one issue on which the market is looking at cues from Delhi, it is fiscal consolidation. यानी कि सब्सिडीज में आपको you have to control subsidies because large subsidies are leading to crowding out of private sector investments. इसके कारण इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कम नहीं कर सकती और इसके कारण इन्वेस्टमेंट साइकिल जो कंप्लीट रुका हुआ है, उसकी जो गाड़ी रुकी है, वो गाड़ी अगर आपको फिर से तेज करनी है तो इंटरेस्ट रेट्स कम करने होंगे और काफी सारे जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको चालना देनी होगी। तो आई थिंक इन सब विषयों को अगर हम जोड़ के देखें तो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ आते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉट ऑफ पीपल हैव होप्स। अनफॉर्चुनेटली लास्ट महीने में जब प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे तो वो होप्स डैश हो गए हैं और नाउ पीपल आर लुकिंग एट एक्शन, बिकॉज एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपकी रिपोर्ट में कई स्टॉक्स आपने स्ट्रॉन्ग पिक्स के तौर पर दिए हैं। पहले मिड कैप शेयरों की बात करना चाहूंगा। अजय, कौन से मिड कैप स्टॉक्स आपको पसंद है इस वक्त जहां इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? हमने तकरीबन 8 स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं विद अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, जिसमें अपोलो टायर्स एक स्टॉक है। रबर प्राइसेस में काफी गिरावट आ गई है ग्लोबली, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट ग्लोबली देयर विल बी अ ग्लट in supply of rubber, or there is a direct correlation between the rubber prices and the profitability of tire companies. तो इसके कारण जो one of the strongest companies टायर्स में है अपोलो टायर्स, वो हम रेकमेंड कर रहे हैं। हमारा ये एस्टिमेट है कि टारगेट प्राइस ऑफ 97 रुपीज इन नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स अगर हमें देखने को मिले, यानी कि अपसाइड ऑफ अराउंड 22% इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग देयर। उस कंपनी में हम तकरीबन 11% का रेवेन्यू ग्रोथ इस साल देख रहे हैं और अराउंड 35% की बॉटम लाइन ग्रोथ हम देख रहे हैं। और अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो बहुत ही चीप, अराउंड 6.5 टाइम्स करंट ईयर्स वैल्यूएशन, अराउंड 5.7 टाइम्स नेक्स्ट ईयर वैल्यूएशंस है। उसके रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं, कंपनी की मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है एंड आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अपोलो टायर्स इज वन कंपनी आई वुड रिकमेंड। मिड कैप्स में अगर आप दूसरी कंपनी देखेंगे तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में यस बैंक जो है उसमें हम निवेश करने को एडवाइस करेंगे। वहां हम 450 रुपए का टारगेट प्राइस एस्टिमेट कर रहे हैं, अराउंड 23% ग्रोथ, और उसमें भी हमें तकरीबन अराउंड 31% रेवेन्यू ग्रोथ इस साल, अराउंड 25% रेवेन्यू ग्रोथ इन FY14 और बॉटम लाइन ग्रोथ ऑफ अराउंड 21% दिस ईयर एंड अराउंड 24% नेक्स्ट ईयर। और वहां हम प्राइस टू बुक देखते हैं, इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 2.3 टाइम्स करंट ईयर्स प्राइस टू बुक और अराउंड 1.8 टाइम्स नेक्स्ट ईयर प्राइस टू बुक। इसके सिवाय और एक दो स्टॉक अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक हम देख रहे हैं, वहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग 310 रुपीज ऑफ टारगेट प्राइस, अराउंड 20% अपसाइड आउट देयर। अगर हम वोल्टास की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो वहां पे हमारे एनालिस्ट का अनुमान है कि अराउंड 11% ग्रोथ इन रेवेन्यूज कैन बी एक्सपेक्टेड इन FY13-14 एंड अराउंड वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। कुछ और शेयर्स मिड कैप्स में हम देखेंगे तो पेट्रोनेट LNG है ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में, हमारा राजा बैटरीज है ऑटो एंसिलरीज में, और मिड कैप आईटीज में NIT टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में KEC इंटरनेशनल। तो ये सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो हम इन्वेस्टर्स को मीडियम टर्म में मिड कैप्स में रेकमेंड कर रहे हैं। अजय, आपकी इनफैक्ट लार्ज कैप की भी कवरेज लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन अगर टॉप 3 चुनने हो इन स्टॉक्स में से, इस लिस्ट में से आप किसके साथ जाएंगे? अगर आपको 2 या 2.5 साल का पर्सपेक्टिव है तो हम रैनबैक्सी बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे और इसके 3 या 4 ड्राइवर्स हैं।
रैनबैक्सी में बहुत नेगेटिविटी आ गई थी when the new management took over from the previous management because of the issues that the company had with US FDA. लास्ट दिसंबर में उन्होंने 2,500 करोड़ का प्रोविजन किया है दाइची सांक्यो, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनीज है जापान की। उन्होंने 2,500 करोड़ का प्रोविजन किया है essentially to take care of all the problems that they have with US FDA. कंसेंट डिग्री साइन किया है उन्होंने। दैट इशू इज बिहाइंड अस। और हमारे अनुमान से 2 या 3 क्वार्टर्स में देवास और पोंता साहेब, जो उनके सबसे बड़े प्लांट्स है जहां से वी कैनॉट सप्लाई ड्रग्स टू यूएस एफडीए, दैट अप्रूवल प्रोसेस कुड कम थ्रू एंड दैट विल लीड टू द ग्रॉस मार्जिन्स ऑफ सप्लाईज to US going up from around 25 to 30% from the current supplies that happen in the US to around 55 to 60%. Second driver है कि they have adopted a hybrid model, यानी कि जिन जिन देशों में रैनबैक्सी का प्रेजेंस स्ट्रॉन्गर है दाइची सांक्यो से, वहां दाइची सांक्यो will cede the markets in favor of रैनबैक्सी and they will be the front end. The third driver is that Daiichi Sankyo in the medium term wants to shift manufacturing of all their generic products which currently happen in Japan to India as a low-cost manufacturing base. Fourthly, in India itself, they have launched a project Virat, यानी कि currently उनका portfolio acute drugs पे है, that they want to shift progressively towards chronic drugs, यानी कि जो diabetes, hypertension, CNS, cardiology, neurology, specialist जो disciplines है उनकी तरफ, वहां पे margins high है। तो मेरे ख्याल से रैनबैक्सी इन आर व्यू इन 2.5 to 3 years one should not be surprised if one can look at nearly doubling the money from the current levels. But again I am saying one cannot say कि ये कल होगा या परसों होगा. One has to have a patient perspective with Ranbaxy. But it will be a very good re-rating story. An MNC drug company owned large Indian company. It's on the cusp of a large turnaround. बिल्कुल। और that's one stock. अगर हम दूसरे स्टॉक देखेंगे तो कोल इंडिया हम काफी पॉजिटिव है, वहां हमारा 390 रुपीज का प्राइस टारगेट है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में हम बिलीव करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एनपीए प्रॉब्लम वी आर नॉट येट थ्रू। हम गत 2-3 हफ्ते में 3-4 बैंक चेयरमैन से मिले पब्लिक सेक्टर, और वहां हमें ये पाया गया कि एनपीए प्रॉब्लम्स वी आर नॉट येट थ्रू। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर सेक्टर एनपीएज ऑन द जनरेशन साइड हैव नॉट येट हिट the balance sheets of these banks because most of the projects are going to be commissioned in next 1 or 2 years. वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग का काफी बड़ा झटका आ सकता है। एग्री सेक्टर में काफी चिंता है क्योंकि 21 आउट ऑफ 36 सब डिविजन्स में ड्राउट या स्कांटी रेनफॉल्स है। इसके कारण हमने ऑलरेडी देखा है कि कर्नाटका में 3500 करोड़ का डेट रिलीफ पैकेज अनाउंस हो गया है। सेंटर ने 2000 करोड़ का डेट रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। महाराष्ट्र ने 3000 करोड़ का डेट रिलीफ पैकेज मांगा है। तो इनका कहीं ना कहीं जाके बैंकों पे असर होने ही वाला है। बिल्कुल अजय, तो यानी कि आपके यहाँ पर लिस्ट में जो मिड कैप्स और लार्ज कैप स्टॉक्स है वो पोर्टफोलियो में अगले 2-3 साल के लिहाज से खरीदने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालकर आज अपनी राय देने के लिए बाजार पर और साथ ही स्टॉक्स पर। बाजार मजबूती होते हुए यहाँ पर लगभग 80 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स पर हो रहा है कारोबार और निफ्टी भी 5350 के पार निकलने के बाद इस लेवल को होल्ड करने में कामयाब। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ कार्यक्रम में एक और बड़े एक्सपर्ट शामिल होंगे, एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रतीक अग्रवाल। बने रहिए हमारे साथ।